Hello students, I welcome you to the fourth episode of SSC Toppers, Learn from the Toppers. So today we have Puneet Kaushik sir with us, who has cracked the examination in a row back to back 2014, 15, 16, 17. 4 साल लगातार के टॉपर. I introduce you to Puneet Kaushik sir. Sir. सबसे पहले मैं अनअकैडमी को थैंक्स करना चाहूंगा अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैं पुनीत कौशिक, CGL 17 से मैं इंस्पेक्टर के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ। बट ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? सबसे पहले मैंने दिया CGL 14। CGL 14 में जब मैंने एग्जाम दिया तो मैं टैक्स असिस्टेंट के लिए सेलेक्ट हुआ, तो मैं ग्रुप बी के लिए नहीं कर पाया। तो मैंने दोबारा तैयारी की। दोबारा जब मैंने तैयारी की, CGL 15 मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया, तो फिर उसमें क्या हुआ, ग्रुप बी के लिए मैं तब भी सिलेक्ट नहीं हो पाया, मुझे CGA अकाउंटेंट की पोस्ट मिली। उसके बाद मैंने दोबारा तैयारी की। मैं जॉब में भी था, उतना टाइम नहीं मिलता था, तो CGL 16 का जब एग्जाम हुआ तो मुझे उतना टाइम नहीं मिला, तो ग्रुप बी के लिए मैं दोबारा नहीं सिलेक्ट हो पाया। तो फिर मुझे ग्रुप सी पोस्ट मिली, तो मैंने वो ऑप्ट नहीं की। उसके बाद फिर क्या हुआ, CGL 17 का जब एग्जाम आया, एक तो मेरा ट्रांसफर हुआ, मुझे टाइम मिला। फिर मैंने क्या किया, छुट्टी ली ऑफिस से, लाइब्रेरी ज्वाइन की मैंने। फिर मैंने अच्छे से तैयारी अपनी की, एंड देन फाइनली CGL 17 में जो पोस्ट मुझे चाहिए थी, मैं CGL में आया ही एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए था। मुझे यूनिफॉर्म बहुत पसंद थी, उसी चीज के लिए मैं आया था, एंड देन फाइनली मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई। तो सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे, बच्चा कॉन्फिडेंटली ऐसे कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे जब तक मुझे ग्रुप बी का पोस्ट नहीं मिले तब तक स्किप करने का, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मैम ये कॉन्फिडेंस ऐसे आया, जब मैं CGL 14 में सेलेक्ट हुआ। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पता था। 2013 से हमने शुरू किया था, SSC के बारे में पहली बार सुना, कोचिंग लेना शुरू की। तो हुआ क्या, CGL 13 में हम एलिजिबल नहीं हो पाए। मैं एलिजिबल नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी 1 जनवरी को, हमारी हुई ग्रेजुएशन जुलाई में, तो CGL 13 में नहीं दे पाया। उसके बाद फिर CGL 14 डिले हुआ क्योंकि CGL 13 एग्जाम में कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, तो वो टाइम पीरियड जो डिले हुआ उसने काफी डिस्टर्ब किया। तो फिर एक ही दम CGL 14 आया। CGL 14 मैंने दिया, टियर 1 में मेरा ठीक ठाक स्कोर था, 2 मैं थोड़ा अच्छा कर सकता था, पर वहां पे कुछ दिक्कत हुई। अब जो मेरी दिक्कत मेरे साथ जो मैंने फेस की, जो मैंने गलतियां की, मैं आपको सारी बताऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, CGL 14 में फाइनली मुझे टैक्स असिस्टेंट मिला कस्टम एंड एक्साइज में, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। उसके साथ ही फिर मैंने तैयारी अपनी कंटिन्यू रखी। फिर मेरा CGL 15 में मैं ग्रुप बी के लिए दोबारा क्वालिफाई नहीं कर पाया। मुझे CGA अकाउंटेंट मिला, दिल्ली में मिला, उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि या तो इंस्पेक्टर बनना है या फिर यही पोस्ट ठीक है, या तो इंस्पेक्टर या यही पोस्ट ठीक है। फिर CGL 16 दिया। CGL 16 में हुआ ये कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, ऑफिस भी जाना होता था, तो उतना टाइम मुझे नहीं मिला। तो इस कारण क्या हुआ, CGL 16 में टियर 3 में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, टियर 2 में इंग्लिश में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, बट समहाउ क्योंकि मैथ्स की प्रैक्टिस उतनी नहीं कर पाया, टाइम नहीं था, तो इस टाइम तीसरी बार ऐसा हुआ मुझे ग्रुप बी पोस्ट नहीं मिली। तो अब इसी बीच में हुआ क्या, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं जिसने मुझे मोटिवेशन दिया। ऑफिस में मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूं, मैं इंस्पेक्टर्स को देखता था, तो मुझे कहीं ना कहीं एक आग लगती थी कि जब ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो एक आग थी। जो दूसरा सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था, मेरे साथ के काफी कलीग्स जिन्होंने इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ज्वाइन किया, तो वो भी एक आग थी कि जब ये मेरे साथ वाले सिलेक्शन पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो उसके बाद फिर और एक तीसरी सबसे बड़ी बात क्या थी, इसी दौरान मेरी शादी की बात चल रही थी और ग्रुप सी पोस्ट को लेकर मैं बार बार रिजेक्ट हो रहा था। तो ये वाला जो थर्ड पॉइंट था, इसने मुझे इतना इतना पिंच कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने छुट्टी ली ऑफिस से। टियर 1 की मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की, बहुत अच्छे से तैयारी की टियर 1 की। उसके बाद टियर 2 में मैंने फिर छुट्टी ली, बट हुआ क्या, 17 का टियर 2 भी बहुत बार पोस्टपोन्ड हुआ, बट मैं रुका नहीं। मैंने सोच रखा था कि अगर अब इस टाइम नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, तो मैंने तैयारी को अपने कंटिन्यू रखा बिल्कुल। तो सर कंसिस्टेंसी, और मैं कहीं ना कहीं ये कहूंगी कि आप जैसे एक बार के लिए वहां तक पहुंच जाते हो तो डिटेल्स ऑफ द एग्जाम जो है वो दिमाग में बैठ जाता है और वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये तो डिटेल है
है ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चला कि अब मुझे मैथ्स और इंग्लिश में फोकस करना है। तो ये 4 स्टेप में अगर बच्चा डे 1 से इसे बांध ले कि जब मुझे मैथ्स और इंग्लिश आगे जाके करना ही है ना, तो मैं काफी टाइम ये चीज बताती रहती हूँ, कब तक आप मैथ्स और इंग्लिश से भागोगे? आगे चल के जब मैथ्स करना ही है तो क्यों ना स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन में इसको इम्प्लीमेंट कर दे। तो सर थोड़ा डिटेल्स ऑफ द एग्जाम में आएंगे, आपको क्या लगता है कि कहाँ से बच्चे को शुरुआत करना चाहिए एग्जाम के प्रिपरेशन, और कहाँ से उसको ये सोचना चाहिए कि हाँ अब से मैं मॉक देने लग सकता हूँ, अब से मैं मॉक का शुरुआत कर सकता हूँ, और कहाँ ये कॉन्फिडेंस उसे आ जाएगा कि इस बार आर या पार, ये कब होगा? हाँ जी मैम, ये जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, इससे मैंने एक बात सीखी। जब कोई भी तैयारी करता है तो हम डायरेक्ट या तो कोचिंग शुरू करते हैं, हम कुछ बेसिक चीजें जो एक न्यू एस्पिरेंट को करनी चाहिए, वो सबसे पहले क्या है, आपके पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। आपका जो भी एग्जाम का है वो आपके पास हर टाइम होना चाहिए। देन आपके पास एटलीस्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, ताकि आपको ये पता लग पाए कि अभी हाल फिलहाल में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं। वो बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके नोट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद अब क्या है, आप सबसे मेन चीज रिवीजन आपको जरूर करनी है। नोट्स भी हैं या जो भी हैं, आपको रिवीजन सबसे ज्यादा उस पर फोकस्ड रहना है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे एक एनालिसिस आपको ये करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझसे कौन से नहीं हो रहे, क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं, उनको समझना है, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। बहुत ज्यादा बुक्स को रेफर नहीं करना। जो न्यू एक्सपीरियंस होते हैं, या मैं भी था, ये वाली भी बुक खरीद लो, वो भी बुक खरीद लो, उससे क्या होता है, हम एक बुक कोई भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बुक रखनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, जब आप एक बार सारी चीजों के साथ गो थ्रू हो जाते हो, सबका आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है, तो अब यहाँ पे जो 5th चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मॉक्स। मॉक्स मैंने देखो, जब 17 का मैंने फाइनल लिया, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, वहां पे मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए, इतने मॉक टेस्ट दिए, उसी का रिजल्ट है कि अब 17 में जाके मैंने क्या किया, मुझे फाइनली इंस्पेक्टर की मिली। तो स्टार्टिंग में जो 3 साल गलतियां हुई, वो गलतियां क्या थी, मुझे लगता था मॉक की क्या जरूरत है, मैं मॉक नहीं करता था उतने। तो मॉक जब नहीं करता था तो वहां पे क्या होता था, एग्जाम में जब बैठते हैं हम, तो काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हो जाने चाहिए, वो गलत होते हैं। वो गलत क्यों होते हैं? क्योंकि मॉक्स का एक्सपीरियंस नहीं होता, टेस्ट का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मॉक्स, उसके बाद अब काफी लोग एक काम और करते हैं, जो मैं भी शुरू में करता था, मॉक दिया, देखा इस सेक्शन में इतने नंबर आ गए, मॉक को साइड में रख दिया। ये सबसे बड़ी गलती है। मॉक तो देने हैं, काफी लोग ये समझ जाते हैं कि मॉक देने हैं। अब मॉक देने के बाद मेन जो चीज है उसका एनालिसिस। अगर आप मॉक का एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो भी दिक्कत है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अपने नोट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। मॉक्स आपको देने हैं। अब क्या होता है, कोई स्टार्टिंग में एक मॉक से शुरू कर सकता है वीक में, धीरे धीरे उनको बढ़ा सकता है। सबका लेवल एक जैसा नहीं होता, काफी को मुश्किल लगता है, तो आप वो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं मॉक्स को। एनालिसिस जरूर करना है, उसके बाद नोट्स का रिवीजन करना है, मॉक्स का रिवीजन करना है, जो एनालिसिस किया है आपने उसका रिवीजन करना है। एनालिसिस की तो एक नोटबुक बना लेनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा, वो एटलीस्ट आपका जो ग्रुप सी से मैं ग्रुप बी में गया ना, वो कहीं ना कहीं इसने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया, क्योंकि 10-15 मार्क्स का डिफरेंस आपको टेक्स्ट असिस्टेंट से सीधा इंस्पेक्टर बना सकता है, इतना ही डिफरेंस है। तो ये इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की। तो सर मैं इसको समराइज करूंगी। सबसे पहले तो आप जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं उसका सिलेबस, एसएससी का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हर एक सोर्स में या तो आपके पास एक सोर्स या ज्यादा से ज्यादा 2 सोर्स से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरी चीज, मॉक से भाग के कोई इंस्टेंटली बच्चे को क्या होता है, डर होता है कि इतने मार्क्स आ गए तो मैं क्या करूंगा, अगर कम नंबर आ गए तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। ये नहीं करना है। कॉन्फिडेंस बराबर मेंटेन करते हुए मॉक एक रेगुलर बेसिस पे देना है। शुरू में हफ्ते में एक बार इस तरीके से भी, बट एक रेगुलर बेसिस में मॉक देंगे। और चौथी चीज, अगर मॉक का एनालिसिस आपने नहीं किया तो ऐसे मॉक देने का बहुत ज्यादा एक फायदा निकल के आएगा नहीं। तो उसका पॉइंट नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आप एक डायरी ऑफ योर मिस्टेक्स मेंटेन करेंगे, जो कि आपने अभी पुनीत कौशिक से सुना है कि आप डायरी ऑफ योर नोट्स जरूर मेंटेन करेंगे। गलतियां कहाँ हुई और उन गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे, उन गलतियों पे फोकस करेंगे, है ना। सो इज देयर एनीथिंग आई मिस्ड आउट ऑफ दिस 5 पॉइंट्स, और दिस आर द टॉप 5 सीक्रेट्स जो हम शेयर कर सकते हैं? एक चीज मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूंगा मैम, कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मॉक में काफी बार क्या होगा, मिनिमम स्कोर आएगा, बहुत कम स्कोर आएगा, मोरल डाउन हो जाएगा बिल्कुल। और एक बार क्या होगा, बहुत ज्यादा स्कोर आएगा। तो दोनों सिचुएशन में एक बात को समझना है, जब बहुत ज्यादा स्कोर आना है तो बहुत खुश नहीं होना।
और जब कम स्कोर आ रहा है तो मोरल डाउन नहीं करना, स्कोर कम भी आएगा, स्कोर ज्यादा भी आएगा, तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बस आपको करना क्या है, जब ज्यादा आया तब भी कुछ गलतियां हुई होगी, उनको आपको ठीक करना है, जब कम आया है तब भी कुछ गलतियां हुई है, आपको सिर्फ अपनी गलती पे फोकस करना है, स्टार्टिंग में स्कोर पे फोकस नहीं करना। जैसे मैंने CGL 17 का जब मैं टीयर 1 का मॉक देता था तो मेरा मैक्सिमम स्कोर 135 था मॉक्स में, उससे ज्यादा कभी नहीं आया। बट जब CGL का मैंने टीयर 1 दिया उसमें मेरा स्कोर 173 था। तो 170। यस, तो मैंने काफी बार ऐसा भी हुआ जब 134 मेरा मैक्सिमम था तो काफी बार मेरा 90 स्कोर भी रह जाता था। तो मैं क्या करता था, सिर्फ जो मेरी मिस्टेक्स हैं, जो नई चीज मैं सीख रहा हूँ या मुझे कुछ नई वोकैब मिली, कुछ नए फैक्ट्स मिले, उनको मैं नोट करता था और उनको मैं टाइम टू टाइम रिवाइज करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिवीजन लोग नहीं करते, एनालिसिस प्रॉपर नहीं करते, या एक बार किया तो उसको रिवाइज नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। सो रिवीजन इज द की। अब सर आपने वोकैब के साथ जब आपने शुरुआत किया तो मैं अभी सब्जेक्ट वाइज में जाना चाहूंगी। सबसे पहले इंग्लिश के बारे में जानना चाहेंगे कि वोकैब्स का एक प्रेशर रहता है बच्चे पे और ग्रामर की कहाँ तक सीख ले। तो आप एक बार इंग्लिश के बारे में थोड़ा बता देते कि कहाँ से आपने प्रिपरेशन किया और किस तरीके से प्रोसीड किया। हाँ जी, देखो इंग्लिश का एक तो मैं ग्रामर के लिए क्या कहूंगा, ग्रामर के लिए आप किसी भी टीचर से, सपोज अगर आपने कोचिंग ली है तो बहुत अच्छा, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, उनके नोट्स एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद मेन चीज क्या है, आप प्रैक्टिस कीजिए। एक्सरसाइज दी होती है, उनकी प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। हम क्या करते हैं, सिर्फ नोट्स को रिवाइज करते रहते हैं, नहीं, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, नोट्स तो रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस आप करते रहिए जो भी आपने सीखा है। एंड देन आपको क्या करना है, नए क्वेश्चंस जो अभी एग्जाम हो रहे हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या वो आप उनको कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे उनमें जो नई चीज आप सीख रहे हैं उसको आप ऐड करते रहिए। अब ये तो हुई बात ग्रामर की। ग्रामर का मैं मेनली क्या करता था, एक बार कुछ चैप्टर्स पढ़े, उनका मैंने सारा एक्सरसाइज किया, और उसके बाद फिर मैं क्या करता था, मेन जो मेरा फोकस रहता था कि मैं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व करूं ताकि मुझे पता लगे मेरी कमी कहाँ है। जो भी मेरी कमी होती थी उस चैप्टर पे मैं दोबारा काम करता था। तो ये तो हुई बात ग्रामर की। वोकैब के लिए मैं बताना चाहूंगा, वोकैब एक ऐसी चीज है एग्जाम में, एक वोकैब का कोई अंत तो है नहीं, बट अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी में काफी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, काफी होते हैं, बट एट द सेम टाइम क्योंकि पैटर्न काफी चेंज हो रहा है, नई चीज भी आती है। अब वोकैब आपको काफी जगह हेल्प करती है, सिर्फ वोकैब नहीं है, वो मैं बताता हूँ कैसे। वोकैब के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी वोकैब आई है उसको हमें समझना है, उसको याद करना है, रिवाइज करना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, द हिंदू न्यूज़पेपर, ये मेरा पर्सनल है, मैं द हिंदू न्यूज़पेपर को डेली पढ़ता था। अब उसमें मैं क्या करता था, काफी सबका अलग अलग वो होता है पढ़ने का, तो मैं फ्रंट पेज स्पोर्ट्स न्यूज, क्योंकि क्रिकेट मुझे पसंद था तो उससे रिलेटेड न्यूज पढ़ता था, या कोई मिस हैपनिंग एक्सीडेंट्स हुई तो वहां से जो भी वर्ड्स में सीखता था, कुछ मुझे वर्ड्स मिलते थे, कुछ इडियम्स मिलते थे, फ्रेजल वर्ड मिलती थी, तो उनको मैं नोट कर लेता था। तो यहाँ पे एक बैलेंस बनता था, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करता रहता था, साथ में मैं नए वर्ड्स भी सीखता रहता था, तो और उनको मैं बार बार रिवाइज करता रहता था। और न्यूज़पेपर रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारा सेक्शन आता है ना, उसमें भी न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है। PKORS में भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत हेल्प करता है। एंड देन इवन आपके क्लोज टेस्ट आते हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर रीडिंग उसमें भी बहुत हेल्प करता है। तो ये मेरा एक स्ट्रेटजी मैं इसी टाइप से करता था। तो न्यूज़पेपर में नया वर्ड मिला, मैंने हाँ जी मैम, नोटबुक मैंने बना रखी थी, उसमें मैं नोट करता रहता था और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहता था। तो स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर में जो अच्छा लगे वहां से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं और आगे चल के जो है एक नोटबुक जैसा उसका बना के वोकैब्स को पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सर मैं आऊंगी मैथ्स पे। मैथ्स आपने कहाँ से प्रिपरेशन किया, मैथ्स किस तरीके से अप्रोच किया? डेली मैथ्स के लिए 2 से 3 घंटे का स्लॉट या कैसे टाइम पीरियड था? मैम ऐसा एज सच मेरा क्या था, इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, इंग्लिश मेरा पहले से भी थोड़ा ठीक था, तो मैथ्स पे मेरी मेहनत, जो फोकस ज्यादा टाइम जाता था दिन का, वो मैथ्स पे जाता था। मैथ्स के लिए मैं क्या करता था, अपना कोई भी 2 चैप्टर या 1 चैप्टर रिवाइज किया, उससे रिलेटेड मैं किरण की एक प्रीवियस ईयर बुक आती है, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। तो काफी मतलब जैसे नोट्स सारे कंप्लीट हो गए, उसके बाद मेरी एक बुक मैंने किरण को 1-2 बार कर लिया, फिर उसके बाद मैं क्या करता था, मॉक टेस्ट पे मेरा फोकस ज्यादा रहता था। जो चीज
मेरी गलतियां, मॉक में मुझे लगता कि कुछ नया मिल रहा है, मैं उसको जाके दोबारा रिवाइज कर लेता था, उस चीज को मैं सीख लेता था। तो ज्यादा सोर्सेज मैंने मैथ्स की बुक के नहीं रखे। एमटायरा मैंने थोड़ी सी उसके कुछ चैप्टर्स एमटायरा के पढ़े थे, कुछ चैप्टर्स मैंने आर.एस. अग्रवाल के पढ़े थे, बट मेनली मेरा क्या था, मैं नोट्स रिवाइज करता था अपने, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको करता था। और वही मेन चीज, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी मेरा मॉक पे बहुत ज्यादा फोकस रहता था, क्योंकि वहां से पता लगता था, जब मिक्स क्वेश्चन होके आते हैं ना, जब सपोज अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चन एक साथ सारे जैसे आते हैं वो होते रहते हैं, बट जब क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं तब आपको पता लगता है। तो मॉक तो ये चीज मैं 3 साल में, जो 3 साल में ग्रुप भी नहीं ले पाया था, मैं सीख गया था वहां से कि मॉक्स तो करने ही पड़ेंगे। तो ये मैथ्स के लिए मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी। क्योंकि मॉक्स के बिना तो काफी टाइम बच्चे को ये नहीं पता लगता कि कौन क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से, यही नहीं पता लग पाएगा एग्जाम में, तो आगे कैसे। सर रीजनिंग के बारे में बताइए, क्या ये सच है कि रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, या फिर कैसा एक अप्रोच था रीजनिंग के? मैम रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ पेपर। अगर पेपर बहुत आसान है, जैसे मेरा पेपर बहुत आसान आया था तो मैंने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर लिया था, बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि 42 43 प्लस या 45 प्लस आप स्कोर रीजनिंग में कर सकते हो इजीली। उसके लिए भी सेम अप्रोच, मैंने रीजनिंग के लिए कोई बुक, तो रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की, नोट्स किए और फिर वही मैं मॉक्स उसके करता रहता था, वहां से मेरी प्रैक्टिस रीजनिंग की होती रहती थी। रीजनिंग पे मैम मैंने कोई बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, जो मॉक में आती थी उसी को मैं करता रहता था, जो चीज नहीं आती थी उसके लिए मैं अपने नोट्स रेफर कर लेता था, या मैं आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है उसको कभी कभी रेफर कर लेता था। ठीक है, अब सर मैं अपने जीएस सेक्शन में आऊंगी, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट है। तो जीएस को कैसे समराइज किया था, और करंट अफेयर्स आप कितने मंथ्स के पढ़ के गए थे एग्जाम से पहले? मैम जीएस का मैंने जैसे 3 साल से एक चीज सीखी थी कि मैं पहले जीएस को इम्पोर्टेंस नहीं देता था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में 14 15 16 में क्या था, इतना कंपटीशन सीजीएल में नहीं था। नहीं अब था। एकदम इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया कि हर एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो यहाँ से मैं ये सीख चुका था कि जीएस को मैं छोड़ नहीं सकता, जीएस को मुझे करना पड़ेगा। तो जीएस के लिए भी मैं वही अप्रोच रखता था। जैसे साइंस के लिए मैं एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स कर लेता था, जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाता, मैं देखता ये टॉपिक है, उनको मैं एनसीईआरटी से अपना प्रिपेयर कर लेता था। सेम चीज मैं ज्योग्राफी के लिए करता था। तो साइंस और ज्योग्राफी के लिए तो मेरी ये अप्रोच थी। एंड देन उसके बाद मैं क्या करता था कि जो भी मेरा होता था लाइक हिस्ट्री पॉलिटी, इसके भी मैं क्वेश्चंस को क्या करता था, एग्जाम में देखता ये क्वेश्चंस मेरे आए, उसके मेरे पास नोट्स भी थे। तो मैंने जैसे कोचिंग तो एक बार ली थी, तो नोट्स थे उनको मैं रेफर करता था हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए। तो मैंने ये चीज सीखी कि आपको सीखना पड़ेगा, और जो भी एग्जाम होते रहते थे, एसएससी का, सीपीओ का, कोई भी एग्जाम हुआ, उसमें जो क्वेश्चंस आए, जो स्टैटिक क्वेश्चंस थे, उनकी मैं लिस्ट बना के उनको बार बार रिवाइज करता रहता था। और करंट अफेयर्स के लिए ये बहुत बड़ी एक इशू था, बट करंट अफेयर्स मेरी तैयार कैसे हो रही थी, क्योंकि मैं द न्यूज, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट में था। तो करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं वो मेरी वहां से साइड बाय साइड उसकी तैयारी हो रही थी। उस पे एज सच मैंने कोई डेडिकेटेड कोई चीज नहीं की, वहां से मेरी वो तैयार हो रही थी। मैं जो मेन पॉइंट्स आते थे उनको नोट कर लेता था। बिल्कुल। और करंट अफेयर्स मैं कहूंगी कहीं ना कहीं फर्स्ट 3 मंथ्स, और अभी जो रिसेंट अपडेटेड ट्रेंडिंग्स में जो आपके न्यूज आ रहे हैं, उसमें पहले 3 मंथ्स करके फिर 3 मंथ्स, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स तक जाके 6 मंथ्स तक का एक अप्रोच सही रहता है ना? अभी अभी मैम जो करंट का मैं भी ट्रेंड देख रहा हूँ, अभी जैसे टीसीएस एग्जाम जैसे उसने कंडक्ट करना शुरू किया है, पहले क्या था, कोई करंट का फिक्स नहीं था कि कितने इयर्स की, 1 साल की भी पूछ लेता था। बट हाँ, ये चीज मैंने भी इसको नोट किया है कि जो एग्जाम से ठीक 3 महीने की पहले की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा आपने बताया कि देन उसके पीछे के 3 महीने की, एंड देन उसके पीछे की 3 महीने की, बट जो शुरू जब एग्जाम है उससे ठीक 3 महीने की पहले की बहुत इंपॉर्टेंट। और करंट के क्वेश्चंस अब जीएस में उनकी वेटेज भी बढ़ चुकी है, पहले इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो अब ये एक चीज मैंने भी नोटिस की, एक पैटर्न इनका फिक्स है कि 3 महीने पहले के तो पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। बिल्कुल। तो अभी जो मुझे पूरा समराइज जो एक चीज समझ में आ रहा है, एक तो आपको कम सोर्सेस से ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, और दूसरा मॉक्स। तो क्यों ना फिर हम लोग मॉक्स में डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं कि मॉक टेस्ट आपने कहाँ से एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था? मैम मॉक टेस्ट के लिए भी ऐसा था, डिफरेंट सोर्सेज थे, तो काफी सोर्सेज ऐसे थे जो फ्री प्रोवाइड करते थे अपने मॉक टेस्ट, या काफी मेरे दोस्त ऐसे थे जो कोचिंग ले रहे थे, मैं उनकी आईडी पासवर्ड ले लेता था।
वो काफी लोग ऐसे होते हैं कोचिंग तो कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो मैं मल्टीपल सोर्सेज से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता रहता था और उनका फिर एनालिसिस में करता रहता था। बिल्कुल। अच्छा, अब फ्री मॉक टेस्ट पे ये अभी मैं हमारे लर्नर्स को भी इन्फॉर्म करना चाहूंगी ये चीज कि एक फ्री मॉक टेस्ट का अभी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी आ रहा है 25 से लेके 27 ऑफ अप्रैल, इस महीने के एंड में, मतलब लगभग 10 दिन के बाद आपका ये फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे होने जा रहा है। तो इसको नाम दिया गया है एसएससी चैंपियनशिप एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको ऑल इंडिया में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका रैंक कितना है, इसका आपको आइडिया लग जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी चीज ऐसे सिर्फ फ्री बोलने से इसका तो चलिए छोड़िए, दूसरी चीज यहाँ पे बेस्ट ये है क्योंकि आप आईडी पासवर्ड भी जैसे सर करते हैं, क्या पता आपके पास आईडी पासवर्ड है कि आप ऐसे भी टेस्ट दे रहे होंगे। तो ऑन टॉप ऑफ दैट, टू टॉप इट अप, वी हैव गिफ्ट फॉर द टॉप 20 लर्नर्स, और आप सभी लोगों को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिससे आप पहले के सभी क्लासेस, अभी के सभी क्लासेस, न्यू सभी क्लासेस और साथ ही साथ ऑल मॉक टेस्ट यू विल बी एबल टू गिव, अपियर एंड सी योर रैंक इन द ऑल इंडिया लिस्ट। सर, कमिंग बैक टू स्टडी प्लान, एक रूटीन आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को? एक स्टडी प्लान, एक रूटीन, एक टाइम टेबल। रूटीन का मैम मैं 3 पार्ट्स में अपनी तैयारी को तोड़ता था। जब मैं सुबह उठता था मॉर्निंग में तो मैं फ्रेश होता था, तो उस टाइम पे जैसे मेरा मैथ्स मुझे लगता था कि मुझे इस पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, तो मैं लाइब्रेरी जाता था। उस टाइम पे डायरेक्ट मैं जाते ही वहाँ पे मैथ्स शुरू कर देता था। जब मेरी जैसे जैसे एफिशिएंसी घटती, जब मुझे लगता मेरी बहुत कम एफिशिएंसी है, तब मैं इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देता था। एंड देन बीच में कुछ टाइम, जैसे सोने से पहले कुछ टाइम जीएस पढ़ ली, एक रीजनिंग का सेक्शनल मूक लगा लिया। तो ये मेरी स्ट्रेटजी, मैक्सिमम टाइम मेरा जिसमें मेरा स्कोर कम रहता था उस पे जाता था। देन जब लगता कि अब थक रहा हूँ तो इंग्लिश थोड़ी ठीक थी तो इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देता था, और ऐसे बीच बीच में मैं जीएस वगैरह, रीजनिंग, ये सब चीजें भी देखता रहता था, क्योंकि तो मैं ये मैथ्स की कहूँगी, हाँ जी मैम, मैथ्स जी की बताइए। इम्पोर्टेंस और इसकी इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। टीयर 1 में 50-50 मार्क्स के हैं, देन टीयर 2 में 200 मार्क्स के हैं, तो इन पे मेरा ज्यादा फोकस रहता था। हाँ, जब मैं टीयर 1 की तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने चारों चीजों को इक्वल टाइम दिया था, कि क्योंकि पता था हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आना है, चाहे वो मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का। ये चीज भी मैं सीख गया था। काफी बार क्या होता है, हमें लगता है कि ये चीज तो हमारी स्ट्रॉन्ग है और क्वेश्चन होता नहीं है मैथ्स का पेपर में, तो हम बहुत टाइम उस पर वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो स्किपिंग की आर्ट है, ये भी मैंने कहीं ना कहीं धीरे सीखी और ये समझा हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो अगर बात करें जीएस की, तो बहुत जल्दी अटेम्प्ट हो जाती थी, तो इसलिए मैंने एक चीज ये सीख ली थी कि जीएस को भी टाइम देना पड़ेगा। पता नहीं पेपर कैसा आ जाए, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हो सकता है ना हो, या मैं इंग्लिश में लगता था मैं स्ट्रॉन्ग हूँ वो ना हो, तो एटलीस्ट ऐसा ना हो कि जीएस बहुत ज्यादा आसान आ जाए, मैथ्स और इंग्लिश मुश्किल आ जाए, और जीएस मेरी तैयार ना हो तो स्कोर गिर जाए। तो ये चीज मैं रखता था। बिल्कुल। तो टीयर 1 में और फाइनली आपका मार्क्स में मेरिट लिस्ट डिटरमाइन करने के लिए आप जीएस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, आपने सर शुरुआत में ये चीज कहा था कि मैथ्स कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेजेस पे आपका एक वीक पॉइंट था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड ही यूज्ड टू सॉल्व मैथ्स। तो जो आपका सबसे टफेस्ट पार्ट है, जो आपको जिंदगी में परेशान कर रहा है, मैथ्स अगर परेशान कर रहा है, आपको सबसे पहले उठ के वही करना पड़ेगा। उसे साइड में रख दिया, जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसे उठा लिया, ऐसा नहीं। सबसे अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आपका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, तब आपको मैथ्स लगाना चाहिए, या फिर जो भी सबसे मुश्किल आपके लिए सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आप तब सॉल्व कीजिए जब आपका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है ना। yes, सर, आप इसके साथ एग्री करेंगे इस बात के साथ? एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल बिल्कुल। मैम, ये तो बहुत सर, जरूरी है। स्टडी प्लान में क्या आपका कोई एक फिक्स टाइम स्लॉट था कि मैं 6 से 8 घंटे पढ़ता था, 4 घंटे, 10 घंटे, ऐसा? डज इट मैटर्स एट ऑल? मैम ऐसा होता था, काफी बार तो ऐसा होता था कि 11-11 घंटे भी पढ़ लेते थे, बट 1-2 दिन ऐसा भी बीच में आ जाता था कि सिर्फ 3 घंटे। तो मेन चीज क्या है, कॉन्टिन्यूटी। हमें कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा भी हुआ 11-11, 12-12, 13-13 घंटे भी काफी बार एक दिन में पढ़ा, और काफी बार ऐसा भी हुआ कि सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ाई कर पाए। तो उससे घबराना नहीं है, काफी बार होता है नहीं कर पाते तैयारी, तो पढ़ना जरूर है, चाहे कम पढ़ो। तो मैक्सिमम उसमें क्या होगा कि कंटिन्यूटी जब आपकी बनी रहेगी तो आप टच में रहोगे। तो ये चीज मैंने मतलब की थी फिर। बिल्कुल सर। तो अभी 4 साल अगर टेस्ट आपने दिया है, तो कंसिस्टेंसी के तो आप एक एग्जाम्पल बन गए कि किस तरीके से कंसिस्टेंट रहना है प्रिपरेशन में, कैसे मॉक देते रहना है, कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन करना है, और रिवीजन आपको बिल्कुल करते रहना है।
ऑनलाइन वर्ल्ड में बस एक बात ये रह जाता है कि बहुत सारे रिसोर्सेस है आपके पास, समुंदर है, तो उसमें खो नहीं जाना है। तैरते रहोगे तो कहाँ पहुंचोगे? यू हैव टू समराइज एंड यू हैव टू कंसाइज योर नोट्स और वहां से रिविजन करना है। सर, एनी फाइनल क्लोजिंग वर्ड्स? एक फाइनल क्लोज मैम, देखो जैसे हमने जब तैयारी शुरू की तो उस टाइम पे ये था कि काफी है ना सोर्सेज नहीं थे, लिमिटेड सोर्सेज थे। हमें सुबह उठ के जाना पड़ता था कोचिंग के लिए, दूर होता था, काफी बार मन भी नहीं करता था तो क्लास छूट जाती थी। तो जो ये ऑनलाइन क्लासेस आई हैं, मैंने इस चीज को फील किया कि इससे हमारा टाइम बहुत बचता है। कोई क्लास मिस हो गई तो अब वो देख सकते हैं। ये फैसिलिटी हमारे टाइम पे नहीं थी। अगर मैम ये फैसिलिटी तब होती तो हम दिन का कम से कम 3-4 घंटा बचा लेते अपना। तो ये चीज मैं एक अब फील कर रहा हूँ। और एक बात मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि आप कभी भी ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा 4th में निकला, किसी का 5th में निकलता है, किसी का 6th में निकलता है। मोरल कभी डाउन मत करो। एक ये चीज सोचो कि जब आपका सिलेक्शन होगा ना, जैसे जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, ये मेरी पोस्ट ऐसी थी जिसको मैं बहुत चाहता था, यूनिफॉर्म में मैं अपने आप को देखना चाहता था, तो उस दिन मैं रो पड़ा था। वो जो पल होते हैं ना, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। घर वाले इतने खुश होते हैं। एक काफी लोग ऐसे होते हैं जो आपके अगेंस्ट होते हैं, बहुत होते हैं। वो कहते हैं आप नहीं कर पाओगे। तो जो आपको खुशी, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो उस चीज के लिए पढ़ो, पढ़ने से ही होगा। जो चीज मुश्किल है उसको मत छोड़ो। अगर छोड़ोगे तो फिर आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। जैसे मैंने 3 साल में सीखा, मैं सारा दिन इंग्लिश इंग्लिश पढ़ता रहता था, मैथ्स पे नहीं उतना ध्यान देता था। फाइनली मुझे मैथ्स पे भी ध्यान देना पड़ा और अब आप देख सकते हो कि जो पोस्ट मुझे चाहिए थी वो मिल गई। बिल्कुल। तो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। और टू सम इट अप, आई वुड लाइक टू से कि आप लोग एक काम यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो वर्दी के शान से इतना ज्यादा, ऑब्वियसली वर्दी के शान तो हम सभी लोग को पता है, कि ड्रेस पहन के तक पढ़ते हुए, मैंने रिसेंटली एक बुक में पढ़ा था, वो यूनिफॉर्म पहन के पढ़ते थे। यूनिफॉर्म, एक आपका डमी यूनिफॉर्म लेके उसको पहन के तक पढ़ते थे। तो जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं उसको रोज सुबह अपने सामने पिक्चराइज कर सकते हैं कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मैं ये बन जाऊंगा। इससे अभी का दुख कष्ट जो भी है वो सारा आपको धीरे धीरे कम नजर आएगा और आपको फोकस यहाँ पे बना के रखने में बहुत मदद मिलेगा। सो आई होप ऑल ऑफ यू विल बी इनटू द पार्टिसिपेशन ऑफ फ्री मॉक सब्सक्रिप्शंस के लिए या फिर फ्री मॉक टेस्ट के लिए। आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए 25th को। और sir, that's it then in this session. It was nice to have this conversation with you, sir, and congratulations once again. हेलो रनर, क्या आपका भी सपना है एसएससी एग्जाम्स क्रैक करने का? क्या आपका सपना है नेक्स्ट एसएससी टॉपर बनके अपनी कहानी, अपने इंटरव्यूज से देश के लाखों एस्पिरेंट्स को प्रेरित करने का? क्या लाइफ में आप फाइनली वो बदलाव लाना चाहते हैं जिसकी कामना आप इतने सालों से कर रहे हैं? वेल, इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए अनअकैडमी आपके साथ है। Presenting to you the Unacademy SSC Exams 2020 Championship, the first ever championship जहाँ पे आपको मिलते हैं mock test along with the analysis from the top educators of the country, all free of cost at the comfort of your own home. The championship is starting from 25th April जो चलेगा 27 जून तक। हर सैटरडे को आपका होगा mock test जिसकी analysis आपको मिलेंगी on the next day, Sunday को। The analysis will be from our top educators in all the categories. हमारे पास रीजनिंग में है अवधेश दीक्षित, सुमित गोयल, दीपक कृत्यानी सर। इंग्लिश में हमारे पास रानी मैम, बरखा अग्रवाल मैम, संदीप सर। For quants we have Abhinay Sharma, Sahil Khandelwal sir, Pawan Rao sir and Aman Srivastav. And for GA we have Pratyogita Mantra, Bhunesh Sharma sir, Varun Avasthi and finally Ansai sir. ये सारे एजुकेटर्स डिफरेंट टाइमिंग पे आके आप यहाँ पे देख सकते हैं। सम टाइमिंग्स आर इन द मॉर्निंग एंड सम आर इन द इवनिंग एंड इन द नाइट। उसके अकॉर्डिंगली दे विल बी डिस्कसिंग और एनालाइजिंग द लास्ट डेज क्वेश्चन पेपर्स। एंड व्हाट इज द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेस्ट सीरीज? द बेस्ट एंड द मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज इज हर टेस्ट जो सैटरडे को होगा उसमें जो टॉप 20 रैंकर्स होंगे विल बी विनिंग or getting the chance to win Unacademy plus subscription for a year. जी हाँ, आपको Unacademy से मौका मिलेगा फ्री में पढ़ने का पूरे साल के लिए।
और भी हमारे पास सरप्राइजेस अब गिफ्ट्स हमने प्लान कर रखे हैं आपके लिए, जो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे अदर बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि वाई शुड बी पार्ट ऑफ चैंपियनशिप, आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा हर एग्जाम में, एक एग्जाम एक्सपीरियंस हमने क्रिएट किया है। हमारे जो एजुकेटर्स हैं हु हैव अराउंड 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, उन्होंने मॉक टेस्ट ऐसे प्रिपेयर किए हैं ताकि वो एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में हो जो आपका मेन एग्जाम होगा। इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस सेशंस, क्योंकि आपको हर एग्जाम में पता चलता रहेगा आपकी कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कहाँ पे आपकी वीक सेक्शंस हैं। वीक सेक्शंस में एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा कौन से एग्जैक्टली ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे आप पोटेंशियली मार्क्स लूज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन वर्क ऑन देम एंड मेक इट अ कंप्लीट सक्सेस, जिससे कि ओवरऑल आपका द टेस्ट अटेम्प्ट विल बी टेकन टू अनदर लेवल, ताकि आप जब एग्जाम भी अटेंड कर रहे हैं तो यू कैन do the questions or solve the questions in less time as you were used to do before this mock test series. Finally, enroll कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। Download the Unacademy Learning app. उसके बाद please choose SSC exams. उसके बाद टेस्ट सीरीज में जाके आपको यहाँ पे मिल जाएगा Unacademy SSC Championship, CGL and CHSL के लिए पूरा यहाँ पे स्केड्यूल भी मेंशन होगा, ठीक है। और साइड में आपके पास एक ग्रीन कलर का एनरोल का ऑप्शन होगा, प्लीज उस पर क्लिक कीजिए। आफ्टर एनरोलिंग आपको सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी एक दिन पहले ही, ताकि आपको कोई एग्जाम मिस ना होए, और अपने स्केड्यूल में भी ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि कंसिस्टेंटली आपकी तैयारी होते रहे। एंड लास्ट में यही कहना चाहेंगे, योर ड्रीम जॉब इज 1 click away. Let's crack it.